नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और आज हमारी ये 4th क्लास है। लास्ट 3 क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स और मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। आज हमारी इस क्लास का टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ गुणा। शुरू करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स गुणा। एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ कब गुणा किया जा सकता है? मतलब ये कि दो मैट्रिक्स का गुणा सदैव परिभाषित नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता। एक पर्टिकुलर केस में ही एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जा सकता है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ गुणा करना चाहते हैं, या गुणा कब किया जा सकता है? अगर ए के अंदर कॉलम की संख्या बी के अंदर पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या, नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। ए में जितने कॉलम है बी में उतनी रो होनी चाहिए, तब हम ए को बी के साथ गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है ए इंटू बी, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है m इंटू n, यानी कि a गुना b का ऑर्डर क्या होता है? a में जितनी पंक्तियां होती हैं और b में जितने कॉलम होते हैं। तो एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ कब गुणा किया जा सकता है? जब पहली मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या के समान हो, तब हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास प्राप्त होती है उसका क्रम क्या होता है? ए के अंदर जितनी पंक्तियां थी और बी के अंदर जितने स्तंभ थे, m इंटू n, ये दोनों सेम होने चाहिए। ए के स्तंभ और बी की पंक्तियों की संख्या सब सेम होनी चाहिए। और गुणा करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो m इंटू n ऑर्डर की आती है। एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 4, और इस मैट्रिक्स का क्रम है 2 गुना 2। और एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास B 1 0 -1 2 3 -2, इसका क्रम है 2 गुना 3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। अब देखें, ए के अंदर स्तंभ की संख्या जो है वो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स, और बी के अंदर पंक्तियों की संख्या 2 है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए ए को बी के साथ गुणा किया जा सकता है। ए इंटू बी डिफाइन होगा, और ए इंटू बी जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो आएगी इस ए के अंदर जितनी पंक्तियां हैं और बी के अंदर जितने कॉलम है, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 2 गुना 3। अब गुणा कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ए को बी के साथ गुणा करने के लिए हम ए की पहली पंक्ति लेते हैं और इसको बी के पहले स्तंभ के साथ गुणा करते हैं, तो हमें ए गुना बी का एक अवयव प्राप्त होता है। किस तरह से? इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा किया जाएगा तो 2 का गुना 1 के साथ 2 प्लस 3 का गुना 2 के साथ, यानी कि 6, ये एक अवयव आएगा। अब फिर पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 का गुना 0 के साथ 0 और प्लस 3 का गुना 3 के साथ 9, दूसरा अवयव। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ, यानी कि पहली पंक्ति का गुणा बी के स्तंभ के साथ तब तक करेंगे जब तक बी के स्तंभ कंप्लीट नहीं हो जाते। पहले स्तंभ के साथ किया, पहला अवयव आया, दूसरे स्तंभ के साथ किया, दूसरा अवयव आया। अब तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 2 का गुना -1 के साथ -2 और 3 का गुना -2 के साथ तो -6।
इस प्रकार से हमें a गुना b की पहली पंक्ति प्राप्त होती है। तो जब हमने a की पहली पंक्ति ली तो हमें a गुना b की पहली पंक्ति मिलती है। अब हम लेते हैं a की दूसरी पंक्ति। अब a की दूसरी पंक्ति लेंगे और b का पहला स्तंभ लेंगे तो हमें पहला अवयव मिलेगा, इस प्रकार से दूसरा, फिर तीसरा। a की दूसरी पंक्ति का गुना करेंगे b के पहले स्तंभ के साथ, तो -1 का गुना 1 के साथ -1, 4 का गुना 2 के साथ तो 8 आ जाएगा, एक अवयव मिलेगा, हम दोनों को जोड़ देंगे। a की दूसरी पंक्ति b का दूसरा स्तंभ, -1 का गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, 4 का गुना 3 के साथ तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 - 8 आ जाएगा और हमारे पास जो a गुना b मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 8 9 -8 7 12 और -7, 2 गुना 3 की मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने ये देखा कि एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुना कब किया जा सकता है, यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा डिफाइंड नहीं होता। कंडीशन क्या है? अगर आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुना करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के अंदर स्तंभ की संख्या बी के अंदर पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा कि गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है। अगर ए का ऑर्डर है m इंटू पी और बी का ऑर्डर है p इंटू n, ये दोनों सेम है, तो गुना करने के बाद a इंटू बी का ऑर्डर आएगा m इंटू n। फिर हमने देखा कि गुना करते कैसे हैं। गुना करने के लिए हमने a की पहली पंक्ति ली और b का पहला स्तंभ एक अवयव आया, दूसरा स्तंभ दूसरा अवयव आया, तीसरा स्तंभ तीसरा अवयव आया। तो a की पहली पंक्ति को b के सभी स्तंभ के साथ गुना करना है जब तक स्तंभ कंप्लीट नहीं हो जाते, खत्म नहीं होते। फिर दूसरी पंक्ति लेनी है और b के सभी स्तंभ के साथ गुना करके इस प्रकार से a इंटू बी ज्ञात करनी है। अब एक बात इसमें और हम ध्यान देखें कि हम a को b के साथ गुना कर सकते हैं, क्योंकि a के अंदर जो कॉलम थे वो b के अंदर पंक्तियों की संख्या के साथ सेम थी। लेकिन हम b को a के साथ अगर गुना करना चाहते हैं इस एग्जांपल के अंदर, तो b के अंदर जो कॉलम है वो 3 है और a के अंदर जो पंक्तियां हैं वो 2 हैं, यानी कि b इंटू a डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो b के अंदर कॉलम की संख्या a के अंदर पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है। तो एक बात हमें पता चली कि यदि a को b के साथ गुना किया जा सकता है तो जरूरी नहीं है कि b को a के साथ भी गुना किया जा सकता। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस प्रोडक्ट से हमें पता चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि a इंटू बी का ये वाला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जिसे हम कहते हैं 1 1, तो ये एलिमेंट कब आया था? इस 1 का देखिए हमने, तो हमने इसकी पहली पंक्ति ली थी, इसका पहला कॉलम लिया था, यानी कि ये 1 बताता है कि आप a की पहली पंक्ति लो और ये वाला 1 बताता है कि आप b का पहला कॉलम लो। अब ये एलिमेंट कैसे आया था? a12 आया था कि a की पहली पंक्ति दी गई थी और b का दूसरा कॉलम लिया गया था। इसी प्रकार से ये एलिमेंट कैसे आएगा? a की पहली पंक्ति से और b के तीसरे कॉलम से। ये एलिमेंट कैसे आएगा? 2 1, a की दूसरी पंक्ति से और b के पहले कॉलम से। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो इससे हमें पता चलती है वो ये है कि अगर आप a इंटू बी फाइंड आउट कर रहे हैं, a इंटू बी, तो a इंटू बी के अंदर जो अवयव हैं वो किस प्रकार से हमारे ज्ञात होते हैं। a इंटू बी अगर हमारे पास है तो a इंटू बी का अवयव जो होता है aij, तो ये अवयव प्राप्त करने के लिए कोई सा अवयव प्राप्त करना चाहते हैं, मान लो आपने a इंटू बी का एक अवयव आपने प्राप्त करना है a23, तो ये अवयव कैसे प्राप्त होगा? अगर आप इस मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति ले लेंगे और इस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम ले लेंगे, यानी कि a इंटू बी मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो बिना a मैट्रिक्स का b मैट्रिक्स के साथ पूरी तरह से गुणा किए आप सिर्फ वो अवयव भी ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, इससे संबंधित सवाल की सहायता से हम इस बात को आगे जाकर समझेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुना कब किया जा सकता है, और गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका क्रम क्या होता है, और अभी हमने ये देखा कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ गुना किया कैसे जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स गुणन की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। मैट्रिक्स गुणा के गुणधर्म क्या होते हैं वो देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि A इंटू बी कब डिफाइन होता है। एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुना कब किया जा सकता है, तो हमने देखा कि अगर A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स B के अंदर नंबर ऑफ रो के इक्वल है तब हम A को B के साथ गुना कर सकते हैं, और गुना करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है वो अपने देखते हैं। दूसरी बात अपने क्या देखी कि अगर हमें A इंटू बी का कोई एक एलिमेंट चाहिए, मान लो हमें एक एलिमेंट चाहिए D34, मान लो मैंने A इंटू बी का एक एलिमेंट लिखा है जिसका मैं नाम दिया 34, D34, तो ये कैसे आएगा, A की तीसरी पंक्ति, A की तीसरी पंक्ति और B के चौथे कॉलम, फोर्थ कॉलम से गुणा कर दीजिए। अगर आप A गुना B मैट्रिक्स कंप्लीट ना ज्ञात करके कोई एक एलिमेंट ज्ञात करना चाहते हैं 3, 4, तो A की तीसरी पंक्ति ले लीजिए और B का चौथा कॉलम ले लीजिए, तो ये एलिमेंट ज्ञात किया जा सकता है। अब इससे एक बात और हमें पता चल जाती है, वो ये है कि अगर मैं एलिमेंट ज्ञात करता हूं D11 और D22 और D33 एंड सो, तो आपने A की पहली पंक्ति ली और B का पहला स्तंभ लिया, A की दूसरी पंक्ति ली, B का दूसरा स्तंभ लिया, A की तीसरी पंक्ति ली, B का तीसरा स्तंभ लिया, और अगर A इंटू बी के साथ साथ B इंटू ए भी परिभाषित है तो उस स्थिति में ये एलिमेंट सेम आएंगे। इसका मतलब ये एलिमेंट सेम आएंगे तो फिर इनका सम भी सेम आएगा, यानी कि अगर A इंटू बी और B इंटू ए डिफाइंड है तो दोनों का ट्रेस भी सेम आएगा। इस बात को हम आगे जाकर फिर दोबारा से समझेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एक एलिमेंट ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट बात क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर A को B के साथ गुणा किया जा सकता है, यदि A इंटू बी परिभाषित है, यदि A इंटू बी परिभाषित है तो यदि A इंटू बी परिभाषित है तो B इंटू ए परिभाषित होना जरूरी नहीं है, परिभाषित होना जरूरी नहीं। यदि A को B के साथ गुना किया जा सकता है तो जरूरी नहीं है कि B को A से गुना किया जा सकता है। इसको समझिए कि जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 गुना 3 की है और B मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए 3 गुना 4 की है, तो आप A को B के साथ गुना तो कर पाएंगे, और A को B के साथ गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो आएगी 2 गुना 4 की, लेकिन आप B गुना A नहीं कर पाएंगे क्योंकि B के अंदर 4 कॉलम है और A के अंदर 2 पंक्तियां हैं। तो इस स्थिति में A गुना B तो परिभाषित होगा लेकिन B गुना A परिभाषित नहीं होगा। अब बात करते हैं कि A गुना B और B गुना A दोनों कब परिभाषित होंगे। A गुना B व B गुना A दोनों
परिभाषित होंगे। यदि कब परिभाषित होंगे? यदि एक मैट्रिक्स का जो क्रम है वो अगर m इंटू n है तो दूसरी मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए? n इंटू m। अगर इस स्थिति में हम देखें तो फिर a को b के साथ भी गुना किया जा सकता है और b को a के साथ भी गुना किया जा सकता है, यानी कि दोनों का क्रम किस तरह से होना चाहिए? उदाहरण के लिए मान लो 2 गुना 3 है तो ये फिर 3 गुना 2 होना चाहिए। और इस स्थिति में अगर मैं a को b के साथ गुना करता हूं तो a को b के साथ गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स हमें मिलेगी m इंटू एम की। और जब b को a के साथ गुना करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी ये दोनों सेम है, हमें मैट्रिक्स मिलेगी n इंटू एम की। तो इस स्थिति में a b और b a दोनों परिभाषित होंगे। a को b के साथ भी गुना किया जा सकता है और b को a के साथ भी गुना किया जा सकता है। तो a b और b a दोनों कब परिभाषित होते हैं? यदि उनका मैट्रिक्स का क्रम इस प्रकार से हो। नेक्स्ट गुणधर्म क्या है? यदि a b और b a दोनों परिभाषित हैं फिर भी दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे इस स्थिति में हम देखें, हमें a इंटू बी भी डिफाइंड है और b इंटू ए भी डिफाइंड है, लेकिन a इंटू बी का ऑर्डर है m इंटू एम और b इंटू ए का ऑर्डर है n इंटू एन। और हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस अगर डिफरेंट ऑर्डर की हैं तो वो कतई आपस में इक्वल नहीं हो सकती, यानी इस स्थिति में a इंटू बी और b इंटू ए कतई इक्वल नहीं होती। यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 गुना 3 की और आपने इसका गुना कर दिया 3 गुना 2 के साथ तो आपको a गुना b मैट्रिक्स मिलेगी और उस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा? 2 गुना 2 होगा। आपको b गुना a मैट्रिक्स मिलेगी और उस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा? 3 गुना 3 होगा। और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर a गुना b और b गुना a दोनों परिभाषित हैं, कब परिभाषित हैं उसका शर्त आपको बता दी, और अगर परिभाषित भी हैं तो भी वो आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्रम विनिमय कम्यूटेटिव नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। 5 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है। 6 प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में जीरो डिवाइजर्स होते हैं। अब जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं वो हम रिंग थ्योरी में डिटेल में पढ़ते हैं इस बात को। जीरो डिवाइजर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, और एक मैट्रिक्स और है ये मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी इनका जो प्रोडक्ट है a इंटू बी वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आता है। अगर मैं इसे गुना करता हूँ ये आता है 0, ये आता है 0, ये आता है 0, ये आता है 0। ये 2 गुना 2 की जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो होता है उसमें जीरो डिवाइजर्स होते हैं। मतलब इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इफ यदि a इंटू बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स इट्स नॉट इम्प्लाइज either a equal to 0 or b equal to 0। यानी कि अगर a को b के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स
अवश्य हो, जरूरी नहीं है। बिना ए और बी के जीरो मैट्रिक्स हुए भी उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स आता है तो जरूरी नहीं है कि बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर भी जीरो मैट्रिक्स आए। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर अगर जीरो मैट्रिक्स आती है तो जरूरी नहीं है कि बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स आए, अगर डिफाइंड है तो। जैसे यही उदाहरण मैं लेता हूं, अगर मैं बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ गुना करता हूं, बी मैट्रिक्स मेरे पास थी 0 0 1 0, ये बी मैट्रिक्स है। ए को बी के साथ गुना करने पर तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। अब मैं बी को ए के साथ गुना कर रहा हूँ तो ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। दोनों को गुना करके देखता हूँ, बी इंटू ए का गुना, तो दिस इंटू दिस ये कितना आ रहा है 0, दिस इंटू दिस ये कितना आ रहा है 0, दिस इंटू दिस ये आ रहा है 1, दिस इंटू दिस ये आ रहा है 0, ये 0 नहीं है। तो ए को बी के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स आ रही है, लेकिन बी को ए के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रही। यानी कि इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि a इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स है तो इट्स नॉट इम्प्लाइज b इंटू ए भी जीरो होगा। यदि a को b के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स आता है तो b को a के साथ गुना करने पर जीरो आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको उदाहरण देता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस की एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी इट्स नॉट इम्प्लाइज b इक्वल टू सी। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं कि अगर a को b के साथ गुना करने पर a को c के साथ गुना करने पर इक्वल आ रहा है तो a से a कैंसिल हो जाएगा और b और c इक्वल ही होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। कब करता है? उसके लिए A का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, A मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होनी चाहिए, A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, व्युत्क्रमणीय होनी चाहिए। इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होती है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यदि इफ डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, यदि A की सारणी का मान 0 नहीं है, A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यानी कि A नॉन सिंगुलर है, तब ये कैंसलेशन लॉ को फॉलो करेगा। तब दोनों तरफ A इन्वर्स का गुना करेंगे तो B और C इक्वल आ जाएगा। यानी कि जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी को फॉलो करता है, बंटनता नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बंटनता नियम का पालन करता है। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज। एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सदैव एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात क्या बताई कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ कब गुणा किया जा सकता है, ए इंटू बी कब डिफाइंड होता है, अगर ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बी के अंदर नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। फिर नेक्स्ट बताया था कि गुना करने के बाद मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की आती है। ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होता है, ए के अंदर जितनी पंक्तियां हैं और बी के अंदर जितने कॉलम हैं वो ए इंटू बी का ऑर्डर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ए इंटू बी करते कैसे हैं, ए को बी के साथ प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ए की पहली पंक्ति लेते हैं, उसको बी के पहले कॉलम के साथ गुना करके ए का जब आता है फिर दूसरे कॉलम के साथ तब तक गुना करते हैं जब तक सभी कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाते। फिर दूसरी पंक्ति लेते हैं ए की, फिर बी के सभी कॉलम के साथ। इस प्रकार से ए इंटू बी किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ए इंटू बी का अगर एक एलिमेंट ज्ञात करना है, मान लो डी 3 4 करना है, तो इसका मतलब है ए की तीसरी पंक्ति और बी का चौथा कॉलम। और इससे हमें एक बात और पता चल जाती है कि a इंटू बी और b इंटू ए अगर दोनों डिफाइंड हैं तो उस स्थिति के अंदर जो 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, यानी कि फिर उनका सम भी सेम होगा। यानी ट्रेस ऑफ a इंटू बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ b इंटू ए इफ डिफाइंड। नेक्स्ट क्या बताया था कि यदि a इंटू बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है
कि b इंटू ए डिफाइंड हो। जिस तरह से मैंने उदाहरण बताया था कि a का कोटि 2 गुना 2 है तो b की 3 गुना 3 आई थी, दोनों डिफाइंड थे लेकिन इक्वल नहीं थे। तो a इंटू बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए डिफाइंड हो। अगर a की कोटि, जैसे a की कोटि 2 गुना 3 है, b की 3 गुना 4 है, तो a को b के साथ गुना किया जा सकता है लेकिन b को a के साथ गुना नहीं किया जा सकता। और यदि a इंटू बी और b इंटू ए डिफाइंड है, कब डिफाइंड होते हैं? जैसे एक का ऑर्डर 2 गुना 3 है, दूसरे का ऑर्डर 3 गुना 2 हो। पर्टिकुलर केस में दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। एक का ऑर्डर m इंटू n है, दूसरे का ऑर्डर n इंटू m है, तो भी a इंटू बी और b इंटू ए डिफाइंड होते हैं, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो जनरली a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। a इंटू बी इंटू सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। नेक्स्ट क्या बताया था? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जीरो डिवाइडेड होते हैं, यानी कि इफ a इंटू बी इक्वल टू जीरो इट्स नॉट इम्प्लाइज a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, यानी बिना मैट्रिक्स a और b के जीरो मैट्रिक्स हुए उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। नेक्स्ट क्या बताया था? अगर a इंटू बी जीरो मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं कि b इंटू ए भी जीरो मैट्रिक्स हो। जैसे उदाहरण मैंने बताया था, इसमें a को b के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स आता है लेकिन b को a के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स नहीं आता था। फिर नेक्स्ट आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। यदि a इंटू बी इक्वल है a इंटू सी के, तो b और c का इक्वल होना जरूरी नहीं है, यानी a से a कैंसिल नहीं होगा। a से a कैंसिल तब होगा यदि a की सारणिक का मान जीरो नहीं है, यदि a इन्वर्सिबल है, यदि a नॉन सिंगुलर है, यदि a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करेगा। और लास्ट में क्या बताया था आपको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी नियम का पालन करता है। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। यदि कोई इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो आपको बता दें कि इससे संबंधित जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस उस वीडियो में से करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।